प्राकृतिक विभाजन से आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं और ये अपने आप में थोड़ा जटिल टॉपिक है, लेकिन ये पक्का है किसी भी एग्जामिनेशन में बैठोगे तो प्राकृतिक विभाजन से भूगोल में 2 क्वेश्चन निश्चित आना ही आना रहता है। ये बड़ा सेक्शन है। क्या बातें हैं, हम यहीं से 0 लेवल से आपके साथ हम अभी एकदम सफर शुरू कर रहे हैं। पहले आपको हम समझाना चाहते हैं, प्राकृतिक का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा भारत को किस प्रकार से ईश्वर ने विभाजित किया है। तो जब हम मानचित्र को देखेंगे, जब हम भारत के मानचित्र की ओर चलेंगे, अभी मानचित्र कई थे, थोड़ा खराबी से गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पहले अभी बना लेते हैं, फिर जब लाइनअप होगा तो मानचित्र को भी लाएंगे। तो देखिए, भारत के मानचित्र को अगर हम देखें, एक छोटा सा मानचित्र आपको बना दें, तो इसको ईश्वर ने किस प्रकार डिजाइन किया है, आपको इस डिजाइन को हम समझाना चाह रहे हैं। भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में ईश्वर ने डिवाइड किया है और हम लोग को इन 6 प्राकृतिक जो स्थितियां हैं, इसी चीज को समझना होगा। और आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव आएगा कि भारत को कितने प्रादेशिक प्रदेश में विभाजित किया गया है, तो आंसर आप 6 दो। ये 6 प्रादेशिक प्रदेश कौन कौन है, हम देखो बेसिक बात आपको समझा दें। ऊपर की ओर जो देख रहे हो, ये यहाँ से भारत में ऊपर की ओर ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और हम लोग इसके बारे में डिटेल सीखेंगे। तो इसको उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी भारत के 6 प्राकृतिक विभाजन में उत्तर की ओर पूरे पर्वत। हम लोग को यह भी जान के आश्चर्य होगा कि बृहद हिमालय जैसा जो सिस्टम है, यहाँ से जो शुरू है, कई भूगोलविद्ता कहते हैं कि जो अंडमान निकोबार आप देख रहे हो, वह भी इसी का ही एक उठा हुआ सिस्टम है। बीच में इसकी ऊंचाई कम है सागर तल से, इसलिए अंदर। तो सोच सकते हो कितना बड़ा सिस्टम हम लोग को मिला हुआ है। और ये उत्तर भारत का हम लोग देखें पर्वतीय क्षेत्र आपने देख लिया। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, ये गंगा का, ब्रह्मपुत्र का और सिंधु का ये पूरा मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये पूरा मैदानी क्षेत्र है और इस मैदानी क्षेत्र को हम लोग दूसरा नंबर प्रादेशिक प्रदेश कहते हैं। यानी प्राकृतिक प्रदेश में पहला नंबर उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा नंबर ये मैदानी भाग है। यानी जिन बच्चों का जन्म बंगाल में है, बिहार में है, यूपी में है, तो वो बच्चे सोचते हैं कि पूरा भारत ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं। ये जो तुम देख पा रहे हो, ये हमारा मैदानी भाग है जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं और यहाँ पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ये तीनों सिस्टम से इसके मैदानी भाग का अध्ययन करें। तीसरा नंबर हम लोग देखें, ये राजस्थान का जो सेक्टर है, इसको भारत का मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। यानी ईश्वर ने यहाँ पर एक मरुस्थल दिया है। अब कौन मरुस्थल है, उसका विश्व में क्या स्थान है, ये तो डिटेल हम लोग को चलना है। चौथा नंबर हम लोग देखें तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं कि यह दक्कन का, या दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र है। तो ये दक्षिण भारत का पूरे पठारी क्षेत्र हो गया। और यहां से 5वां नंबर हम लोग देखें, फिर ये पूर्व में और पश्चिम में ये तट जो देख रहे हो, ये तटीय प्रदेश भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसके नेचर अलग है। और 6ठा नंबर, इसके नीचे हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देखे हैं, तो ये द्वीपीय समूह को हम लोग 6ठा नंबर में देखेंगे। और इस प्रकार भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। और हम समझते हैं, देखिए मेरा काम है आपके दिमाग में सब चीज सेट करना। और आज का क्लास चूंकि एक बेहतर लेवल का क्लास शुरू हो रहा है, जो बच्चे भूगोल में 5 दिन केवल हमारे साथ रह लेंगे आज के बाद, सिर्फ 5 दिन, उनको भूगोल में डर नहीं लगेगा, ये पक्का है। क्योंकि यही सब सिस्टम में मैक्सिमम बच्चे को हम देखते हैं कि उनको ज्यादा परेशानी होती है। और चूंकि आपका और हमारा दिल और मन दोनों एक दिमाग मिला हुआ है, इसलिए आपको जहां जहां परेशानी होती है, मैं कोशिश करता हूं उन स्टेप पे आपको सहारा देते हुए आपको और बेहतर कराना। तो अभी हम लोग पहला नंबर बेसिक सुन ली कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटे हैं। तो आंसर है, भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेश में बांटे हैं। ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, ये हम लोग देख लें, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदानी भाग है, ये मरुस्थलीय भाग है, दक्कन का पठार है, पूर्व और पश्चिम का तटीय प्रदेश है और द्वीपीय क्षेत्र है। कई भूगोलविद्ता इसी में द्वीपीय को छोड़ देते हैं, पूर्व तटीय एक 5वां रखते हैं और पश्चिम तटीय को 6ठा रखते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब 6 प्राकृतिक प्रदेश पढ़ने के बाद थोड़ा सा नेचर समझो, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आएगी। ईश्वर ने भारत को इस प्रकार बनाया है कि इसका पश्चिमी सिरा ऊंचा है और इसका पूर्वी सिरा ये नीचा है। बात ध्यान रखेंगे, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बनावट है। तो भारत का जो पश्चिमी सिरा है ये ऊंचा है और पूर्वी सिरा जो है ये नीचा है। और इसीलिए भारत की सभी नहीं, अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व जाती, और इसी कारण से पूरब का क्षेत्र नीचा है तो यहाँ बाढ़ की समस्या होती है, और पश्चिम का क्षेत्र ऊंचा है तो इधर सुखाड़ की समस्या होती है। देखो कई बार क्वेश्चन इतना बेहतर पूछता है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। आजकल का सेक्टर देखो, आजकल का सेक्टर का क्या ब्रेन है, हमने आपको सभी राज्य पढ़ा दिए, सब बच्चा एकदम मुस्कुरा रहा है कि सर एकदम समझ गए, ये महाराष्ट्र है, ये यहाँ है, सब चीज याद। जानते हो क्या कहेगा, एकदम हल्का क्वेश्चन तुमको दे देगा, कहेगा पटना से दिल्ली हवाई जहाज द्वारा शॉर्टेस्ट रास्ता से गए हैं, तो मार्ग में कितने राज्य को पार किया जाएगा, आंसर दो। अभी कौन लड़का देगा जो किताब से रटा है, वो कभी इसका आंसर कर पाएगा। देखिए आजकल का सेक्टर का जो सोच है, मैं उसको बता रहा हूं। बच्चों को नौकरी चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके पास हथियार क्या है, रैक पे बेचारे का सड़ा पका 2-3 किताब।
एक दो नया किताब और बस बैठ के सोच रहे हैं उसको रट जाए, मेरा कल्याण हो जाएगा, हमारी नौकरी हो जाएगी। गलत सोच रहे हो। वो किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कॉमन सेंस को, अपने दिमाग को बढ़ाओ। मैंने देखो क्वेश्चन दिया कि पटना से दिल्ली विमान द्वारा शॉर्टेस्ट रास्ता से एक व्यक्ति जाता है तो वह कितने राज्यों को पार करेगा? ऐसा कहीं से कहीं पार करा देगा। और आजकल का जो सेटर है उनको ये टेंडेंसी मैं देख रहा हूं बढ़ते जा रहा है, और इसीलिए आप लोग में इसी टाइप का टेंडेंसी मैं जान के डेवलप कर रहा हूं कि धीरे 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 आपको सोचने आ जाए तो नए प्रश्न देख के परीक्षा हॉल में मुस्कुराइए कि वाह बहुत अच्छा दिया, रटने वाला से नहीं बनेगा, मैं बनाऊं। ठीक इसी प्रकार आपसे हमने अभी पूछा। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि भारत का कौन सा भाग सुखाड़ से ग्रसित होता है, सूखा ज्यादा होता है, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, ऐसा क्वेश्चन देगा। तो जो बच्चे एक प्राकृतिक बनावट पढ़े हुए हैं वो सब चीज समझेंगे। दूसरा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है उसको सुनिए। क्योंकि इधर ऊंचा है उधर नीचा है तो स्वाभाविक बात है जो भी नदियां होंगे ऊंचा से नीचा में जाएंगे, और इसीलिए अधिकांश नदियां इधर से निकल के इधर की ओर जाते हैं। तो एक कॉमन बात है, एक कॉमन बात है, क्योंकि इधर ऊंचा इधर नीचा है तो सभी नदियां इस तरह से जाएंगे, ये नेचुरल चीज है। लेकिन इसके बीच में यदि कोई रिवर इधर से इधर आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, क्योंकि यह तो नियम के अनुसार है कि क्यों ऐसा बहा। तो नर्मदा, ताप्ती, ये सब हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग भ्रंश खा के समझेंगे क्यों इधर बहा, क्यों अरब सागर में गिरा, इसीलिए क्वेश्चन क्यों बना के टेंडेंसी आपको हम अभी समझाए। तो अब भारत के 6 प्राकृतिक जो प्रदेश देखे, ये 6 प्राकृतिक प्रदेश में सभी लोग को क्लियर हो गया कि भारत का पहला प्राकृतिक प्रदेश हमारा जो है, ये पहला प्राकृतिक प्रदेश हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। और उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बाद दूसरा जो प्रादेशिक है वो उत्तर का मैदानी भाग है। तीसरा नंबर जो हम लोग देख पाए, ये तीसरा नंबर अभी आपने जो सुना ये भी सबका क्लियर है, ये आपका देखिए उत्तर का मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। चौथा नंबर जो आपने सुना ये चौथा भी सभी लोग का क्लियर है, और ये है दक्कन का पठारी क्षेत्र है, यानी दक्षिण का पठारी का भाग हो गया। पांचवा नंबर आपने देखा पूरब और पश्चिम का तटीय क्षेत्र है, यानी तट के किनारे वाला क्षेत्र है। और छठा द्वीपीय क्षेत्र हम लोग कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में पूरब और पश्चिम के तट से संबंधित बेसिक और द्वीप से संबंधित बेसिक हमने आपको दे दिया। अब यहां से मेन भूगोल आपका शुरू हो रहा है। देखो पिछला दिन हम आपको बताया नहीं कि हम चल कहां रहे हैं, लेकिन आज आपको समझा दिए कि अब हम जो चल रहे हैं उस रास्ते को समझो। अभी 4 चीज और समझोगे तो प्राकृतिक प्रदेश हो जाएगा, इसको बेसिक ज्योग्राफी कहते हैं। और इतना से 2 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पक्का रहना। अब आज का जो क्लास है हम चाहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आपको समझाएं, हिमालय के बारे में बताएं और सारा बेस आपका एकदम क्लियर करें। तो इसके लिए अब आप एकदम धैर्यपूर्वक हमारे साथ एकदम जुड़िए और तब हिमालय का क्षेत्र समझ में आएगा। 1-2 बेसिक बात आपको कर लें, सुनेंगे ठीक से। देखिए पर्वत इस तरह से चलते रहते हैं और पर्वत इस तरह के चलते चलते अपनी कड़ी को आगे बढ़ाए। इसमें जो बेसिक बात आपको समझाना चाह रहे हैं उसको सुनेंगे। पूरा यहां से लेके वहां तक ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो, इस चीज को हम लोग पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखिए आपको 2-3 बात है। पर्वत श्रेणी जब भी बोलेंगे तो आप समझोगे कि सर समझ गए, पूरा पर्वत का भाग पर्वत श्रेणी कहलाता है। इन पर्वत श्रेणी में कई ऊंचे ऊंचे जो शिखर देख रहे हैं इसको चोटी कहते हैं। कई बार बच्चों को यह भी पता नहीं होता है कि काराकोरम एक चोटी का नाम है या काराकोरम एक पर्वत श्रेणी का नाम। आज के क्लास में सारा बेस आ जाएगा और फिर श्रेणी चोटी इस सब का जो कंफ्यूजन है तुमसे एकदम हट जाएगा। अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। अभी पूछेंगे भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत के छोड़ देंगे तो ये सबसे ऊंची चोटी कौन है, बहुत प्रकार का प्रश्न बनेगा। लेकिन उन प्रश्नों में एकदम उलझना आपका खत्म हो जाएगा, आप लगेगा कि एकदम सुलझ गए और बहुत मजे में बना पा रहे हैं। उसके लिए एक क्लास आपका चलो। तो पहले हम लोग देखें ये जो ऊंचे ऊंचे पाक देख रहे हैं इसमें चोटी नाम है और एक ही पर्वत श्रेणी में कई चोटियां हो सकते हैं। फिर दूसरी बात, इस पर्वत से एक सिरा से दूसरे सिरे तक जाने के लिए जिस बीच के भाग का प्रयोग करते हैं इसको दर्रा कहते हैं। देखिए पर्वत से ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक भाग से दूसरे भाग तक जाने के लिए जिस बीच के भाग का हम सपोर्ट लें, इधर से उधर जाने के लिए पर्वतों के बीच का जिस हिस्से का हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग माउंटेन पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो ये पिक, माउंटेन पास और ये पूरा माउंटेन रेंज, ये 3 चीज आपको यहाँ पे टर्म क्लियर हुआ। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कई बात हम चलेंगे और हम समझते हैं कि उन बातों से आप लोग का बेस क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से खूब बढ़िया से हमारे साथ समझने के लिए एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए जिन्होंने नहीं दबाया है। कई मित्र तो पढ़ाई शुरू होने के पहले ही हमसे हमारी ओर से लग रहा था कि हमारे यहाँ का हिस्सा है, एकदम इधर से ही है, लगातार देख रहे थे उन्होंने, तो क्लास शुरू होने के पहले 1000 से ऊपर लाइक दिया। तो इसके लिए हम आभारी है आपके और पूरा प्रयास करेंगे कि जिस उम्मीद से लाइक दी है अभी उस उम्मीद को पूरा करें। तो एक एक अंगूठा देते हुए जुड़िए। अब हिमालय पर्वत का डिटेल हम अभी आपको समझाएंगे और बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए और तब हम लोग यहाँ पे इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। ध्यान दें बढ़िया से, बहुत अच्छी बात। देखिए मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जुड़ गए। चलिए अब हम लोग ध्यान दें, अभी हम लोग जो चलेंगे वो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश।
मैं चाहता हूं कि भारत के उत्तर पर्वतीय जो पर्वत का प्रदेश है ये सभी लोग का क्लियर हो। थोड़ा आपको मानचित्र वगैरह भी हम दिखा लें, मानचित्र देखने से आप लोग का ज्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा और इसीलिए मानचित्र का बेस भी आप लोग का थोड़ा चाहिए। अभी जो हमने आपको बताया उस चीज को मानचित्र में भी थोड़ा हम दिखा लें तो ज्यादा अच्छा। देखिए अभी हमने जो बनाया था इस चीज को सभी बच्चे देख पाएंगे। ये आप भारत को देख रहे हो मानचित्र में, अभी तो मैंने आपको समझा ही दिया था। मानचित्र पर देखिए भारत को इतने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया। इसी में जो ब्लू वाला देख रहे हो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, जो ये देख रहे हो हरा वाला ये पर्वतीय मैदान है, सॉरी ये मैदानी भाग है, ये डेजर्ट भाग है, दक्कन का पठार है और ये देख रहे हो पूर्वी तट, पश्चिमी तट और द्वीपीय समूह इसमें अलग से। अब यहां से हम लोग देखें कई भूगोलवेत्ता इधर वाले और उधर वाले को नहीं मानते तो भी चलेगा। उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो आप देख रहे हैं इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। अब जो हम समझाने जा रहे हैं थोड़ा आपका ध्यान चाहेंगे, धीरे धीरे आपको स्टेप आ जाएगा। इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, दूसरे पार्ट को कहते हैं हिमालय और तीसरे पार्ट जो देख रहे हैं ये है पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र। अब गारो, खासी, जयंतिया, नागा हिल्स, पटकई, बूम, मिसाई पर्वत, ये सब जो तुम देख रहे हो ये पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र हो। शुरुआत में हल्का लोड लगेगा लेकिन सब चीज याद होते जाएगा, सब चीज बढ़िया होते जाएगा। तो पहले हम लोग देखें उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हम लोग 3 भागों में बांटे। एक जो सबसे ऊपर का सिस्टम है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद जो शुरू होते हैं वो हिमालय, और पूर्व के साइड में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो अभी के क्लास में हम आपको ट्रांस हिमालय और हिमालय ये दोनों अभी हम आपको बेसिक क्लियर करने जा रहे हैं। ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय क्या है, इस चीज को अभी हम समझाएं तो थोड़ा सा 2 मिनट आप हमारे साथ बेसिक बात पर ध्यान दीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आपको आता है, कितना बढ़िया से इस बात को समझ पाओगे। ध्यान दो थोड़ा सा। देखिए भारत के थोड़ा सा ऊपर एक पठार है जिसको हम लोग पामीर का पठार कहते हैं, और पामीर के पठार से चीन की ओर एक पर्वत श्रेणी निकलती है जिसको कुनलुन श्रेणी के नाम से जानते हैं। जब हम श्रेणी कहेंगे तो आप समझना कि यह पर्वत की पूरी सीरीज है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जिस समय आप मिडाइवल पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत पढ़ोगे, तो उस समय ये भारत की प्राकृतिक सीमा है। जो भी मुगल बादशाह हो या सुल्तान हो, अगर हिंदू कुश तक अपनी सीमा बना लिया है तो वो एकदम सुरक्षित है। और इसीलिए आपको कभी कभी पूछता है कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, तो आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के सेक्टर में ये गुजरता है। फिर इसमें कई लड़के क्वेश्चन पूछा होगा आज भारत में किस दर्रे से प्रवेश किए, तो अब आपका क्लियर हो रहा होगा, इसी में खैबर दर्रा स्थित है। बात समझोगे? कई बच्चे खैबर दर्रा एकदम रटे रहता है, वो एकदम रटे रहेगा कि आज भारत में खैबर दर्रा से आई। खैबर दर्रा है क्या? तो मानचित्र में अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति इधर से आएगा, जैसा कि तुम जानते हो कि आर्य के बारे में ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि वे मध्य एशिया के निवासी थे। तो आखिर ईरान के अगर निवासी है तो उधर से आएंगे तो रास्ते में हिंदू कुश पर्वत तो भेजो। फिर वो भारत कैसे आए? तो इसके लिए वे खैबर दर्रा का सपोर्ट ली। और इसीलिए क्वेश्चन आता है आर्य भारत में प्रवेश किए तो आंसर खैबर दर्रा होगा। अब इसमें दर्रा तो डिटेल आपको सब चलेंगे। कई बार क्वेश्चन ये भी एक बार पूछे हुए हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में कि सिकंदर भी इधर से आया, सिकंदर भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जान के उन बच्चों के लिए रहता है जो एकदम रेडीमेड रट्टा मारे हुए। तो आपको ध्यान रखना है इधर से जो भी आएगा इस दर्रा का ही प्रयोग करें। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनेंगे, यहीं से भारत में एक पर्वत श्रेणी प्रवेश करती है जिस पर्वत श्रेणी को काराकोरम श्रेणी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे एकदम ध्यान दे दें। मैं आपको आज पर्वत का डर भगा देने वाला हूं, पर्वत से एकदम डर भाग जाएगा। और पर्वत में ध्यान रखना है, ये जो श्रेणी चल रहा है सबसे ऊपर, इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। अब देखो बच्चे की स्थिति क्या है, काराकोरम श्रेणी देता है तो कोई बच्चा को पूछता है सबसे ऊंचा चोटी है तो काराकोरम चॉइस में देगा तो मार ही देता है, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि चोटी क्या है और श्रेणी क्या है। देखो जब भी चोटी बोलेगा तो मुस्कुराना कि नहीं, काराकोरम तो पूरा पर्वत की श्रेणी है, इसमें कुछ चोटी होगा। और सभी लोग जानते हो काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और इसी का नाम केटू या इसी को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। एक गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो अब बात क्लियर समझे, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे आपको बात बोल रहे हैं, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये भारत में नहीं, पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। 2 बात यहां पर इंपॉर्टेंट हम लोग सीख रहे हैं। अगर पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी तो आपको समझना है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तो ए कंचनजंगा होगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू होगा जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है भारत के सबसे उत्तर में कौन पर्वत श्रेणी है, भारत के सबसे उत्तर में कौन पर्वत श्रेणी है, और उसमें दिया केटू, तो कई बच्चे केटू मार दी। लेकिन आपको मुस्कुराना है कि सबसे उत्तर पर्वत श्रेणी की जब बात होगी तो केटू एक चोटी है, श्रेणी नहीं है, इसलिए आंसर काराकोरम होगा।
काराकोरम के बाद एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है, इसी श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी, और फिर इसके बाद है जोस्कर श्रेणी। सिंधु नदी इसी के बीच से लद्दाख जोस्कर से पास करती है। देखो, नदी उन बच्चों का ही क्लियर होगा जो पर्वत पे जबरदस्त पकड़ रखा है। जिस बच्चे को पर्वत, कई बच्चे सांस लेना नहीं सोचते, छोड़े अच्छा बैठ के यही सोचते हैं, अरे यार खींचो कस के, अपने बढ़िया से छूटे। तो आपको धीरे धीरे जब सिंधु पढ़ाएंगे तो आएगा कहां से पास करती है। और नदी उन बच्चों का बेहतर नहीं, सबसे बेहतर होता है जिनको एक पर्वत पे कमान होते हैं। जो लड़के बीपीएससी के लिए हो, दरोगा मेंस के लिए हो, बहुत बेहतर एग्जाम के लिए हो, अनपीसीएस के लिए हो, यूपीपीसीएस के लिए हो, दो चीज पढ़ना। एक तो नदी जिस समय पढ़ा रहे वो पढ़ना, और फिर पढ़ना कि 2019-20 में कौन सी नदी चर्चा में रही, तो उसमें छोटे छोटे क्षेत्रीय रिवर भी आपको आना शुरू हो जाएगा। वो पढ़ेगा तब जाके तैयार हो। जो लड़के छोटे एग्जाम रेलवे दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, यूपी पुलिस दे रहे हो, वो लोग केवल यही जो पढ़ोगे उससे काम चल जाएगा। देखो, दोनों के बीच का बेसिक अंतर समझना होगा। रिवर, अब हम माउंटेन पढ़ा रहे हैं तो जो सीधा सीधा माउंटेन पढ़ाएंगे, दर्रा पढ़ाएंगे, वो सब के लिए हो गया। लेकिन जो बच्चा दरोगा मेंस दे रहे हो, बीपीएससी दोगे, उनके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर भारत और चीन के बीच में एक दर्रा के लिए विवाद हो रहा है। उस दर्रा के पास विवाद हो रहा है तो आपको वहां से क्वेश्चन निश्चित आएगा, वो पहले ही से फिक्स है। बाकी वो दर्रा कौन है, क्यों विवाद है, ये सब जब डिटेल चलेंगे वहां पे आपका मिस क्लियर हो। लेकिन उसके लिए आपको इन सभी चीज से अभी गुजरना होगा। तो फिर से सुनेंगे, पहला नंबर पामीर के पठार से, चूंकि इतनी चीज निकली है, जनरली पठार छोटा होता है, लेकिन इस पठार से चीन भी गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी गया, भारत भी गया, इसीलिए पामीर के पठार को संसार का छत के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात देखो, फिर निकल के आ गया, आपको पूछा जाएगा कि संसार का छत किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर समझ गए, जैसे मेरे घर में छत का ढलैया है, ईश्वर ने पामीर के पठार रूपी एक छत ढलैया से तीनों जगह सिस्टम को निकाला। तो पामीर के पठार को संसार का छत कहते, हम समझते हैं कि ये लाइन भी सबका एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग देखें, यहां से जो K2 आया, एक काराकोरम श्रेणी आया, फिर लद्दाख श्रेणी के कारण ही जम्मू कश्मीर में इस हिस्से में लद्दाख नाम पड़ा है। और फिर जो देख रहे हो जोस्कर है, तो 3 बार नाम बोलेंगे सबको याद हो जाएगा। मैं सबको याद करवाते चलूंगा, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर। आपसे पूछा जाएगा लद्दाख के उत्तर में स्थित है, मानचित्र नहीं जानोगे तो आंसर नहीं आएगा, रखने वाला एकदम फेंकाओगे। हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 गलत होगा। लेकिन जिन लोगों को मानचित्र पर पकड़ है और एकदम फटाफट बनाओ, हमने पूछा लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है, तो आंसर काराकोरम श्रेणी। लद्दाख के दक्षिण में स्थित है तो जोस्कर श्रेणी। और मजे की बात, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ये तीनों श्रेणी को अगर हम मिला दें, तीनों को मिला दें, तो इसी को हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, चॉइस ए देगा पीर पंजाल, बी देगा काराकोरम, सी देगा लद्दाख और डी देगा जोस्कर। तो आपको ध्यान रखना है कि सर एकदम समझ गए, हमें पूरा याद है, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि ये जो बेसिक बात आपको की, ये लाइन एकदम क्लियर हो गया। अब यहां से आपको पूछा जाएगा कि बताओ पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी, तो कहोगे हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। भारत में आपको पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन आते हैं, तो आप कहोगे कि एकदम क्लियर, ट्रांस हिमालय में 3 आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय में आते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप समझ गए कि भारत की और भारत में दोनों में आंसर अलग होगा। चूंकि K2 भारत की ऊंची चोटी है, अभी भारत में नहीं है, अभी पार्ट ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अब दूसरी नंबर की बात शुरू होगी, ट्रांस हिमालय हमारे सभी बच्चे का एकदम क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप चलेंगे, सुन लीजिए बढ़िया से। अब जो स्टेप चलने जा रहे हैं उस पर और ध्यान चाहिए। अब हिमालय के सभी क्रम को अभी हम आपका सही करेंगे, तब देखना कितना मजा आता है। हिमालय का क्रम जब सही होगा तब कितना मजा आता है। अरे भाई, अब हिमालय शुरू हो रहा है, एक बार लाइक बटन जरा दबा लो और एक एक अंगूठा दे लो। अब हिमालय का डर आपसे निकाल देंगे। कई लड़के कंप्लेन कर रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता लाइव का, तो आप लोग सब्सक्राइब बटन तो दबा ही लिए हो। सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा बेल आइकन है, बेल आइकन आप नहीं दबाओगे तो यहाँ लाइव शुरू होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो इसलिए बेल आइकन कभी दबाए रखें, और क्लास शुरू होते ही अभी 5 से 6 दिन आप ज्योग्राफी के साथ पढ़िए, काफी मजा आने वाला है आपको। तो चलिए, जो भी लोग लाइक बटन नहीं दबाए, एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए और एक बार खूब बढ़िया से अंगूठा जला दे दीजिए। और तब अभी हिमालय के सिस्टम आपके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं, और हिमालय में पूरे सिस्टम को हम बहुत बढ़िया से आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब लगातार देखिए आप लोगों का लाइक इतना ज्यादा प्राप्त हुआ कि मुझे लगता है कि आज तक में सबसे अधिकतम लाइक एक साथ मिलने वाला ये सिस्टम आपने बना दिया। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव का बात है कि हमारे इतने चाहने वाले लोग, इतने पसंद करने वाले लोग हमसे पढ़ते हैं। ये हमारा गौरव है, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे पाठक हमें सजग मिले हैं। तो इसके लिए चलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, कितने अच्छे और सब पढ़ने वाले पाठक हमारे साथ जुड़े गए हैं और वो सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए, अब हिमालय की जो जो बात आ सकती है उन सभी बात को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो सुनेंगे अब ठीक से। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, फिर हम लोगों ने देखा काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी K2 है, और K2 का ही नाम हम लोगों ने देखा गॉडविन ऑस्टिन है। ये दोनों एक ही नाम है, और गॉडविन ऑस्टिन या K2 एक चोटी है, जबकि पूरा जो देख रहे हो ये एक श्रेणी है जिसको काराकोरम श्रेणी कहते हैं। यानी मन में एक बात बैठा लेना है कि काराकोरम कोई चोटी नहीं है, काराकोरम पूरे पर्वत का नाम है और यह एक चोटी है। इसके बाद लद्दाख और जोस्कर, ये तीनों जो मिलाकर के हम लोग देखे, इसी का नाम हम आपको बताए, ये ट्रांस हिमालय।
अब यहां से हिमालय की दुनिया शुरू हो रही है और मुझे उम्मीद है कि हिमालय आप लोग बहुत बढ़िया से समझो। ध्यान दीजिए बढ़िया से। हिमालय से कई तरह का क्वेश्चन होता है, कई बार उत्पत्ति से प्रश्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होगा, इसका विस्तार से क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हो सकता है। तीनों स्टेप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जरा एक बार बढ़िया से सुन लीजिए, एकदम क्लियर हम कर दें। यहां पे आपको एक पॉइंट देंगे और ये पॉइंट पे यहां पर ध्यान रखना, एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। देखिए इनिशियल और फाइनल, ये दोनों के पास का पॉइंट आपको क्लियर चाहिए। यही जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता है तो आप क्वेश्चन घुमाएगा तो दिक्कत हो। अब कई बार बच्चे से पूछता है पीर पंजाल भाग है, बृहद हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, बच्चे गड़बड़ करते। नंगा पर्वत भाग है तो आपको एकदम क्लियर होते चला जाए। तो आपको अभी हमने समझाया, नंगा पर्वत से लेकर ये जो तुम देख रहे हो नेपाल के सिस्टम, और यहां से जो तुम देख रहे हो जहां ब्रह्मपुत्र नदी इन करती है, इस जगह के नाम है एक चोटी का जिसका नाम है नमचा बरुआ। नमचा बरुआ, ये आपको नंगा पर्वत टू नमचा बरुआ, ये जो सेक्शन देख रहे हो इसी सेक्शन का नाम बृहद हिमालय है। हम लोग को पूरा ध्यान देना है और तब क्वेश्चन देंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत बढ़िया आप बना पाओगे। तो हम लोग अभी एक साथ फिर से ध्यान देते हैं, बढ़िया से सुने। तो एक बात ध्यान दीजिए, अभी आपको हम जो समझा रहे हैं उस चीज पर आपका ध्यान चाहेंगे, बहुत अच्छा से आप लोग समझ रहे हैं। हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर जो देख रहे हो वहां एक पर्वत है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नमचा बरुआ, ये हिमालय की एक ऊंची चोटी है। और नमचा बरुआ जगह पर ही ब्रह्मपुत्र नदी, जब हम ब्रह्मपुत्र आपको समझाएंगे तो यहां बताएंगे, यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी अचानक टर्न करके भारत में प्रवेश करती है। और ये जो पूरा भाग आप देख रहे हो इसी भाग का नाम बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय से कौन कौन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, मैं सभी को अभी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। चूंकि बृहद हिमालय बहुत ऊंची चोटी है, बात पर गौर करिए, बृहद हिमालय बहुत ऊंची चोटी है और इस पर लगातार बर्फ जमा रहता है, इसीलिए हिम जमने के कारण इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। देखिए कई बार पूछा जाता है बच्चों से, एक बार का क्वेश्चन आया कि हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अब लगे बच्चे कंफ्यूज होने कि हिमाद्री की ऊंची चोटी में हम क्या आंसर दें। आप लोग जल्दी से बता दो, हम आपको चॉइस दे रहे हैं, हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी है, हम आपको क्वेश्चन का चॉइस दे रहे हैं, हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें चॉइस ए में है कंचनजंगा, कंचनजंगा, चॉइस बी में है केटू, केटू, चॉइस सी में है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और चॉइस डी में मान लीजिए दे दें माउंट एवरेस्ट। हम चाहते हैं आप आंसर करिए, हम आपका चॉइस देखें कितने बच्चे सही कर रहे हो। क्वेश्चन है हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी है, मैंने क्वेश्चन दी, हिमाद्री की ऊंची चोटी है कंचनजंगा, केटू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर हम देख पा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। देखिए विकास जी लिखा है पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारा नमचा बरुआ है, वेरी गुड, उनका बिल्कुल सही कहना है। तो अभी एक एक करके हमारे सारे स्टेप आ रहे हैं और उसमें आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और लगातार यहाँ पे देख रहे हैं आपके लाइक की सही संख्या, आप लोग 1800 लाइक से नवाजे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब स्थिति हम लोग जरा ध्यान देंगे। चलिए आंसर में आप लोग का जो हम देख पा रहे हैं उसको हम कर लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो आप लोग लगातार झकास आंसर कर रहे हो जी, झकास आंसर कर रहे हो। सबसे ज्यादा आंसर पे हम चल रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कंचनजंगा सबसे ज्यादा आंसर है, कई लड़के नंगा पर्वत भी मार रहे हैं। देखिए अभी एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दें, एकदम ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक, तब मजा आएगा। आपको अभी हमने दिया हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसमें भारत कहां बोले, भारत कहां बोले, और हिमाद्री में ही सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है जो नेपाल में है, और सही आंसर माउंट एवरेस्ट था। जो लड़के इसमें कंचनजंगा और नंगा पर्वत सोच रहे हो, 0 अंक उनको मिल जाए। यानी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझ गए, परीक्षा में जब भी ऊंची चोटी करके पूछेगा तो हम लोग वहां पर एक बार देख लेंगे कि भारत में कह रहा है कि सीधा सीधा कह रहा है, 2 स्टेप इसके होंगे। अगर भारत में कहता तब तो कंचनजंगा सही होता, लेकिन